एक्सरसाइज 9 जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अर्थात हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन हमारी आबादी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसे जो भोजन मिलना चाहिए, जो खाद्य उत्पाद मिलना चाहिए, वह सीमित में होने के कारण प्रयास किया जा रहा उसकी भी थोड़ा उत्पादन बढ़े, उसकी उत्पादन की क्षमता बढ़े। ये सभी के लिए इस तरह के टॉपिक बनाया गया यह चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसमें सबसे पहले में आप जानते हैं कि सबसे पहले मानव जो था वह अब पशु खेती इस पर डिपेंड करता था, पशुओं का शिकार करना ये सब। तो उसके साथ साथ अब धीरे धीरे कृषि पर भी डिपेंड किया। तो पशुपालन से संबंधित, कृषि से संबंधित सभी तरह के टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, जिससे कि उच्च नस्ल का तैयारी किया गया, प्राप्त किया गया और अच्छे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। और आज हमारी आबादी सभी तरह के पोषक पदार्थ लेने के लिए सक्षम है। उसी पर मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। सबसे पहले पशुपालन। सबसे पहला टॉपिक इसमें बताऊं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एक्चुअली पशुपालन जो कि पुराने समय से आप इस वर्ड को समझते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के आवास, भोजन, उनके प्रजनन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इतनी सारी चीजों का अध्ययन करना विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल सा कहते हैं पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन से संबंधित जानकारियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे शाखा को पशुपालन कहते हैं। इसमें मेन रूप से संबंध पशुधन से होता है। पशुधन जिसके अंतर्गत आप जानते हैं गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट इत्यादि के प्रजनन और इनके देखभाल से संबंधित है, जो मानव के लिए लाभप्रद होता है। इसको कहते हैं पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत और भी तरह की फार्मिंग आती है, जैसे कि आप जानते हैं पशु फार्मिंग, मुर्गी पालन, मत्स्य फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा पशुपालन के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, उसको पॉइंट वाइज में समझाता हूं। आइए मैं बताऊं आपको कि पशुपालन के लिए किन किन बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि इन बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आसानी से पशुपालन करना संभव हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, पालतू जानवर जो पालतू पशु होंगे उन्हें संतुलित आहार, समुचित पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा चीज, पशुओं को स्वच्छ जल, समुचित प्रकाश एवं छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा चीज, उनका जो आवास होगा, आवास स्थल, वह स्वच्छ यानी साफ सुथरा, शुष्क यानी सूखा और हवादार वेंटिलेटेड, ऐसा उनका आवास स्थल होना चाहिए। चौथा, रोगों से सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी किसी तरह का रोग का संक्रमण हो उससे उनका निदान करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, समुचित प्रजनन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनकी संख्या तीव्र बढ़े और पशुपालन और अच्छी तरीके से किया जा सके। उत्पादों का सही भंडारण, जो उनका उत्पाद मिलेगा उनको संग्रह करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इन सभी बातों पर अगर ध्यान रखा जाए तो सही रूप से पशुपालन आसानी से किया जा सकता है। आइए मैं पशुपालन के संबंधित और भी बातें बताऊं। पशुपालन के लाभ की चर्चा मैं करूं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं मानव, क्योंकि आप जानते हैं मानव कोई भी क्रिया करता है एक लाभप्रद के द्वारा, यानी लाभ चाहता है। तो कैसे कैसे लाभ? जानवरों को अगर फार्मिंग किया जाए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। मत्स्य मछली पालन किया जाए तो उनकी मांस की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। मुर्गी पालन किया जाए तो अंडे के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगर मधुमक्खी का पालन किया जाए तो शहद, जिसको आप हनी कहते हैं, मधु कहते हैं, वैसे और मोम जो विवैक्स होता है, इनके उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। ऐसे ऐसे लाभ हमें पशुपालन से मिलते हैं। आइए मैं डेयरी फार्म के बारे में समझाऊं। डेयरी फार्म प्रबंधन, मैं आपको डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली एक प्रकार का मैनेजमेंट वैसा है जिसमें वो सभी क्रियाएं होती है जो मुख्य रूप से किसके आधार पर, यानी वह मुख्य रूप से सम्मिलित दुग्ध गुणवत्ता और उनके उत्पादन वृद्धि से सम्मिलित होता है, यानी इनके संबंधित, यानी आप कह सकते हैं डेयरी फार्म प्रबंधन में वे सभी प्रक्रियाएं जो दुग्ध गुणवत्ता एवं उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है, ये पूरा सम्मिलित प्रक्रिया को, एक मैनेजमेंट को डेयरी फार्म प्रबंधन कहा जाता है। वैसे दुग्ध उत्पादन आप भी जानते हैं
डेयरी फार्म में पाले जाने वाली पशु के नस्ल पर निर्भर करता है। जिस तरह का पशु वैसा दुग्ध उत्पादन और वैसा डेयरी फार्म का प्रबंधन। वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में आप सुने हुए, श्वेत क्रांति अत्यधिक दूध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक इंडिया में बोला जाता है वर्गीस कुरियन को। इनका नाम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के आधार पर रखा गया है। दूसरा चीज आप कह सकते हैं जो मेनली रूप से हमारे डेयरी फार्म में पशु पाले जाते हैं वह गाय और भैंस के रूप में होते हैं। गाय जिसका बायोलॉजिकल नेम आप जानते हो बॉस इंडिकस। ये बॉस इंडिकस गाय की कई प्रजातियां, कई ऐसे प्रजातियां हैं जो अधिक दूध भी देती है। कुछ देसी नस्ल के भी हैं, जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, ये देसी नस्ल के हैं। लेकिन जैसे आपके लाल रैन, जर्सी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर फ्रीजियन, साहिवाल, ये सभी विदेशी प्रजाति के दूध देने वाले गाय होते हैं। इसमें कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन सबसे अत्यधिक दूध उत्पादन वाला गाय माना जाता है। ऐसे ही भैंस की कई प्रजातियां, भैंस का बायोलॉजिकल नेम बॉस गुवालिस होता है। इनकी भी कई प्रजातियां देखी जाती है, मुर्रा, सुरती, महसाना, नागपुरी, नीली रावी, जाफराबादी, ऐसे प्रजातियां भैंस की होती है। वैसे मैं आपको बताऊं डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए जो पशुशाला है, यानी पशु को रखने के लिए जो एनिमल शेल्टर बनाया जाता है, उनमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आइए मैं बात करूं कि डेयरी फार्म अगर है तो वहां जो पशुशाला एनिमल शेल्टर है उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले जो पशु को रखने के आवास होते हैं वहां पशुओं के लिए तीव्र धूप, तेज बारिश, अत्यधिक ठंडा या अन्य जानवरों से सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा चीज साफ सुथरा हो, जो आवास स्थल होगा वह साफ सुथरा, स्वच्छ हो, शुष्क हो, हवादार हो, ऐसा होना चाहिए। तीसरा चीज वहां पर पीने की पानी, यानी अच्छा पानी, स्वच्छ पानी, साफ सुथरा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा चीज सूर्य प्रकाश उचित मात्रा में वहां पहुंचे, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए। और पांचवा, रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक द्वारा नियमित जांच करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इन सभी तरह की चीजों को ध्यान रखा जाए तो डेयरी फार्म में अच्छी तरीके से पशु को रखा जा सकता है और डेयरी फार्म प्रबंधन अच्छी तरीके से किया जा सकता है। आइए मैं पशुपालन पर बात कर और आइए मुर्गी पालन पर बात करूं। आइए मुर्गी पालन की मैं बात करूं, कुक्कुट पालन, दूसरा नाम याद रखेगा, अक्सर करके एग्जाम में मुर्गी पालन ना बोल के कुक्कुट पालन क्वेश्चन दिया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग सिंपल सा, अंडे तथा मांस प्राप्ति के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों के रखरखाव, उनके प्रजनन तथा उनके उत्पादों का संग्रहण करना कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है। मुख्य रूप से आप भी समझ रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग मेनली रूप से अंडे और मांस की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत, इस पालन के अंतर्गत आप जानते हैं मुर्गा मुर्गी जो होती है, बत्तख, कबूतर, हंस इत्यादि का पालन किया जाता है। मेनली रूप से आप कह सकते हैं अंडे उत्पादन के दृष्टिकोण से पाली जाने वाले मुर्गियों को एक लेयर्स कहा जाता है, लेकिन मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से पाले जाने वाले मुर्गे को ब्रॉयलर्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दोनों का अलग अलग भेद किया गया। उच्च नस्ल की मुर्गियां इसे विकसित की जाती है, इसके द्वारा, कुक्कुट पालन के द्वारा। कई अच्छी प्रजातियां, अच्छे नस्ल मुर्गियों का देखा जाता है, जैसे कुछ मैंने यहाँ नाम लिखा है, एसिल, वर्सा, लेगॉर्ड, प्लायमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, ऑस्ट्रेलॉक, रॉड आइसलैंड, ऐसे मुर्गियों का अच्छे नस्ल देखा जाता है जो मुर्गी पालन के लिए अच्छा माना जाता है। आइए मैं बात करूं मुर्गी पालन के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है। मैं सिंपल सा मुर्गी पालन के लिए किस तरह से प्रबंधन किया जा सकता है उनकी बातों पर ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अच्छे नस्ल यानी मुर्गियों का अच्छे नस्ल का चयन हो और उनका पालन किया जाए। दूसरा चीज आप ध्यान रखेंगे, कुक्कुट आवास जो उनका रखने का जगह होता है जालीदार, उनमें मुर्गियों को उनके प्रतिकूल परिस्थिति जैसे तेज वर्षा, ठंड, धूप, इन सब के अलावा परभक्षी से सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा चीज, उनके लिए संतुलित आहार, पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा चीज, रोगों से बचाव के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और पांचवा चीज, उचित प्रकाश, सबसे इम्पोर्टेंट है, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ हवादार हो। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो मुर्गों में स्पेशल कुछ रोग होते, बीमारी, उन पर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ।
मुर्गे में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रोग, अलग अलग तरह के परजीवी, जैसे आप जान रहे हैं कुछ जीवाणु से होता है, कुछ विषाणु से, कुछ कवक से, और कुछ आहार यानी पोषण की कमी के कारण, जिसको आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। आइए मैं बात करूं, जैसे कुछ वायरल डिजीज, विषाणु से होने वाला रानीखेत डिजीज, फॉल पॉक्स चेचक के रूप में जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू के नाम जाता है, बर्ड फ्लू के नाम जाता है। ऐसे से बीमारी देखा जाता है वायरल डिजीज के कारण होता है, वायरल के कारण, विषाणु के कारण होता है। कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे फॉल कोल्ड्रा जिसको आप हैजा भी कहते हैं, फॉल टाइफाइड जिसमें कि शरीर तपता रहता है मुर्गे का, इस तरह की बीमारी देखा जाता है, बैक्टीरियल डिजीज है। कवक से एक स्पेशल देखा था माइकोटिक डिजीज, जो कि कवक यानी फंगल डिजीज माना जाता है। और पोषण की कमी कारण यानी कि सही रूप से आहार नहीं मिले तो कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे उसमें कुछ मुख्य नाइट ब्लाइंडनेस और आपका स्टेरिलिटी बंध्यता जैसी समस्याएं हो जाती है। अगर इनके रोगों का सही समय पर उपचार ना कराया जाए, यह महामारी का रूप लेता है और यह महामारी बहुत अधिक मात्रा में मुर्गे का नुकसान करता है। इसलिए समय समय पर रोगों से बचने के लिए टीका यानी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मुर्गे को आसानी से बचाया जा सकता है। आज मैंने आपको पशुपालन के अंतर्गत मुर्गी पालन भी बताया। नेक्स्ट डे और भी टॉपिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो।